हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका बायो की क्लास में स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर बायो का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। तो टिश्यू क्या होता है? सिमिलर सेल का ग्रुप अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये देखो, ये सिमिलर सेल का ग्रुप है जो कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ है। ये देखो, सेल के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस है ना, तो जो उसको बोलते हैं टिश्यू। और ये टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेटा, हमारे पास डिफरेंट टाइप के टिश्यू है यहाँ पे। एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू करेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल है ओरिजिन में। और ये क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन और सिक्रीशन का काम करता है। और कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? ये मेसोडर्मल टिश्यू है, ये सपोर्ट का काम करता है। और मस्कुलर टिश्यू आपको पता है मसल्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है, और ये मेसोडर्मल है ओरिजिन में। और नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है? एपी मतलब अपॉन, और थीलियल मतलब लेयर्स या फिर कवरिंग। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है लेयर्स या फिर कवरिंग। तो बेटा, ये एक ऐसा टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू जिसमें फ्री सरफेस होता है, ठीक है ना, और विच फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब देखो, जो स्किन है, स्किन जो है, स्किन फेसेस आउटसाइड एनवायरनमेंट, एंड जो ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग है उस दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड। ओके। अब एपिडर्मल टिश्यू में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये जो है ये बॉडी ऑर्गन्स को कवर करता है, ठीक है। और इसकी जो हमारी होलो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, जो कैविटी, जिनमें कैविटी बनी होती है ना, होलो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ग्लैंड्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, इनमें हाई रिजनरेशन पावर भी होती है। और ये जो होते हैं इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है इनमें, लेकिन इनमें नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप के हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर्ड है, ठीक है, उनकी सिंगल लेयर होती है। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब कंपाउंड बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब देखो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जैसे हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और जैसे हमारी बॉडी कैविटीज़ हो गई, ट्यूब्स हो गई, डक्ट्स हो गई, उनकी इंटरनल लाइनिंग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और जो कि फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और जो कंपाउंड एपिथेलियल मल्टीलेयर होता है, और जैसे हमारी स्किन जो है वो बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है। और वो हमारी जो है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है वो स्किन हमें प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है। ओके। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ेंगे वन बाय वन, बट हम जान लेते हैं हमने सिंपल एपिथेलियल में पढ़ना है क्या। तो सिंपल एपिथेलियल चार तरह के: सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल, सिंपल कोलमनर, सिलिएटेड कोलमनर। सिंपल स्क्वेमस क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर, सिलिएटेड कोलमनर, ठीक है ना। सिंपल स्क्वेमस क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर, सिलिएटेड कोलमनर। ओके। अब बेटा देखो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो कि सिंगल लेयर का बना है, बताया मैंने। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पढ़ना है। तो बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ना, ये ना मतलब फ्लैट, जैसे टाइलें नहीं होती हैं, फ्लैट टाइल लाइक होता है, ठीक है ना। और इसलिए इसको जो है, ये इसका स्ट्रक्चर फ्लैट टाइल की तरह था, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये ना बेवी अपीयरेंस होती है इसकी, देखो ये ऐसी बेवी अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको टेसिलेटेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बेटा देखो अब जब ना जो हमारी बॉडी कैविटीज़ की इंटरनल लाइनिंग जो है उसको मेसोथेलियम बोलते हैं, याद रखना। बॉडी कैविटी की इंटरनल लाइनिंग जो है उसको मेसोथेलियम बोलते हैं। और जो ब्लड या लिम्फ वेसल्स होते हैं ना, उनकी इंटरनल लाइनिंग को एंडोथेलियम बोलते हैं। बॉडी कैविटी की इंटरनल लाइनिंग को मेसोथेलियम, और ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग को एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारी जो लंग्स का अल्वियोलाई है ना, लंग्स का एल्वियोलाई किससे बना है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से। अब बेटा याद रखना, अब देखो लंग्स का एल्वियोलाई क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है ना, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है, ठीक है ना।
तो जो लंग्स का अल्वेओलाई होता है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। जो हमारे बाउमेन कैप्सूल्स होते हैं ना, वो भी उसकी वॉल भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है। तो जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन के केस में पतली पतली सी ट्यूब्स होती है, उनकी लाइनिंग भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है ना, जहाँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, फिल्ट्रेशंस भी। अब हमारे जो ब्लड है, लिम्फ वेसल्स है, कैपिलरीज हैं, ये जो है एंडोथेलियम की बनी होती है। ठीक है ना, इनको एंडोथेलियम बोलते हैं। और मिजोथेलियम जो है, मिजोथेलियम क्या होता है? मिजोथेलियम जो होता है जो हमारी बॉडी कैविटी की इंटरनल लाइनिंग। अब आगे है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइड, हमने सिंपल स्क्वेमस पढ़ लिया, अब हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे जो कि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो क्यूबॉइडल ऐसे क्यूब की तरह, सिंपल क्यूबॉइडल, नॉर्मल क्यूबॉइडल। अब ये तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और काइनोसिलिएटेड। नॉर्मल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, नॉर्मल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और काइनोसिलिएटेड, काइनोसिलिएटेड। अब नॉर्मल क्यूबॉइडल क्या होते हैं बेटा? जो देखो हमारी ग्लैंड्स की ना स्मॉल डक्ट्स होती है ना, वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट याद रखना, जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट होता है। अब देखो किस ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, उसकी स्मॉल डक्ट जो है वो नॉर्मल क्यूबॉइडल, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, सलाइवरी और मेमरी ग्लैंड की स्मॉल डक्ट। और नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग, देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले याद रखना। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो था वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल का बना है, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो किसका बना है? वो बना है नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियल से। जैसे आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये नॉर्मल क्यूबॉइडल से बने। अब हमारा ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल देख लो, तो इसका जो यहाँ पे देखो इसकी वॉल में जो है वो माइक्रोविलाइज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है ना, तो बेटा आपको पता है जो नेफ्रॉन का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बना है, और नॉर्मल क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। और जो नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, याद रखना आपको पता है कि सिंपल क्यूबॉइडल में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होती है, तो नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। और ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं माइक्रोविलाई, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब काइनोसिलिएटेड, जैसे टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स नहीं होते हैं, जैसे ब्रोंकियोल्स होते हैं, देखो ये ट्रैकिया है ना, ये ब्रोंकस है। अब ये ऐसे ब्रोंकस, ये देखो ऐसे है ना, तो ये जो टर्मिनल वाला ब्रोंकस है, टर्मिनल ब्रोंकस जो है, ठीक है, ये जो होते हैं, ये देखो टर्मिनल ब्रोंकस की जो एपिथेलियल, ये जो वॉल है वो काइनोसिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पे देखो ये सीलिया देखने को मिल रहे हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी एपिथेलियम जो काइनोसिलिएटेड होती है वो कम्प्लीटली मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है एक, हाँ बेटे याद रखना जो आपका जर्मिनल गोनाड्स की जो जर्मिनल एपिथेलियल होती है वो भी नॉर्मल क्यूबॉइडल ही होती है। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ना नेफ्रॉन का, उसमें किस तरह की एपिथेलियल पाई जाती है? तो उसमें जो है वो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, या जो ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स है उनमें नॉर्मल क्यूबॉइडल पाई जाती है। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड, नॉर्मल क्यूबॉइडल के टर्मिनल ब्रोंकस, ये जो है इसमें काइनोसिलिएटेड एपिथेलियल क्यूबॉइडल एपिथेलियल पाई जाती है। ठीक है, तो हमने सिंपल स्क्वेमस भी पढ़ ली, हमने सिंपल क्यूबॉइडल भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सिंपल कोलमनर। ठीक है ना, तो जो सिंपल कोलमनर होती है, पहले फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे। अब कोलमनर देखो बेटा, ये होता है इलोंगेटेड सेल होता है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस जो है वो बेस में दिख रहा है, और ये देखो यहाँ पे आपको ना
ये इसकी नेक, ये देखो गोबलेट सेल देखने को मिल रहा है जो कि म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है ना। तो जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, ये देखो पहले नॉर्मल कॉलमनर, देखो ये नॉर्मल, ये इलोंगेटेड सा सेल है, न्यूक्लियस बेस में है, ठीक है ना। तो जो ना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, जो आपका डाइजेशन मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है उसकी जो ग्लैंड है वो नॉर्मल कॉलमनर की बनी होती है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, तो ये देखो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल दिख रहा है। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल का बना है। अब यहाँ पे देखो काइनोसिलिएटेड होता है मोटाइल, काइनोसिलिएटेड कॉलमनर। अब काइनोसिलिएटेड कॉलमनर जो है इसमें आपको सीलिया दिख रहे हैं, ये देखो ये न्यूक्लियस बेस में है, ये देखो सीलिया है। तो जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो काइनोसिलिएटेड मोटाइल कॉलमनर, काइनोसिलिएटेड मोटाइल कॉलमनर एपिथेलियल का बना होता है, ठीक है ना। फिलोपियन ट्यूब्स, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फिलोपियन ट्यूब्स जो है उसकी एपिथेलियम कैसी होती है, तो आपने बोला काइनोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल होती है, ठीक है ना। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी काइनोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। अगर आपको पूछा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसकी एपिथेलियल कैसी होती है, तो वो होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, और जो ग्लैंड्स होती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की उसकी नॉर्मल कॉलमनर होती है, ठीक है। अब आगे है स्टीरियोसीलिया, मतलब होता है नॉन मोटाइल। तो ये देखो ये कॉलमनर एपिथेलियल है जिसका न्यूक्लियस बेस में, ये बेटा नॉन मोटाइल है, ठीक है ना। इसकी जो इंटरनली ये लाइनिंग जो होती है वो नॉन मोटाइल सीलिया, इंटरनली लाइंड बाई नॉन मोटाइल सीलिया। अब बेटा जो आपका आपका जो इंटरनल ईयर हो गया, एपिडिडाइमस बास डिफरेंस, आपको पता है ना एपिडिडाइमस और बास डिफरेंस क्या करती है, ये जो है स्पर्म को जो है वो मैच्योर करती है, स्पर्म मैच्योर होता है, ठीक है ना। और ठीक है, तो इंटरनल ईयर एपिडिडाइमस बास डिफरेंस, ये स्टीरियो, इनकी एपिथेलियल कैसी होती है, कॉलमनर स्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो याद रखना इंटरनल ईयर एपिडिडाइमस बास डिफरेंस। अब आगे है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। हमने कौन सी एपिथेलियम पढ़ी, हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ी, हमने क्यूबाइडल भी पढ़ी, हमने सिंपल कॉलमनर भी पढ़ी, और हमने जो है वो सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर भी पढ़ी एपिथेलियल। अब बेटा देखो कॉलमनर एपिथेलियल का क्या काम है, देखो आपने देखा है कि ब्रश बॉर्डर ऐसे सेल देखे ना, गोबले गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो इनका काम क्या होता है। अब देखो पहले सिंपल कॉलमनर का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। अब तो आपको पता है इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रेशन होती है, और सिंपल कॉलमनर में ना न्यूक्लियस ओवल होता है और बेस में प्रेजेंट होता है, और गोवलेट सिर्फ ना कॉलमनर सेल में ही पाया जाता है जो कि म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, और गोवलेट सेल, और ये जो ना मॉडिफिकेशन ऐसे लगता है मतलब कि मल्टीलेयर सा दिखता है, बट मल्टीलेयर होता नहीं है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है ये सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनर का मॉडिफिकेशन है, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनर, ठीक है ना। सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनर का मॉडिफिकेशन है, क्यूबॉइडल और कोलमनर का। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनर का मॉडिफिकेशन है। अब बात की जाए ना, तो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनर का मॉडिफिकेशन है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। तो बेटा जो गोबलेट सेल होते हैं ना ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये म्यूकस रिलीज करते हैं। पेनिथ सेल जो होते हैं, गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करते हैं, पेनिथ सेल ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, पेनिथ जो है वो लाइसोजाइम रिलीज करती है, ठीक है ना। अब मल्टी सेलुलर मोस्टली जो ग्लैंड्स होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, गोबलेट सेल यूनिसेलुलर, पेनिथ सेल जो रिलीज करती है सिक्रेट करती है लाइसोजाइम को, और जो ग्लैंड्स होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, सभी ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर होती हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो है वो मॉडिफाइड बाई सिंपल क्लोवाइडल और सिंपल कोलमनर, ठीक है ना। अब आगे हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट और अब्सेंस ऑफ डक्ट, ठीक है ना। तो अब डक्ट की प्रेजेंस और अब्सेंस के बिहाफ पे हम
बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे ग्लैंड्स को। तो 3 टाइप में, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हिट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन में डक्ट अब्सेंट होती है, हिट्रोक्राइन में जो है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन का मिक्सचर है, ठीक है ना। अब जैसे देखो बेटा, जिनमें डक्ट प्रेजेंट होगी वो एक्सोक्राइन होंगी, ठीक है ना। अब आपको पता है अगर डक्ट होंगी तो डक्ट क्या करती है, रिलीज करती है, सिक्रीशन करती है सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है ना। डक्ट क्या करती है, रिलीज करती है, सिक्रीशन करती है सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है ना। और जो डक्ट लेस होती हैं तो उनका काम क्या है, वो सीधा हार्मोन रिलीज करती है बॉडी फ्लूइड के अंदर, और जिस ऑर्गन को हार्मोन चाहिए होता है वो ब्लड से जो है वो उस ऑर्गन में पहुंच जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है, ठीक है ना। और हिट्रोक्राइन जो है वो एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। जैसे बेटा पेनक्रियाज जो है, इसमें पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, टेस्टिस में भी डक्ट होती है, ओवरी में भी डक्ट होती है, लेकिन जो है जो कि सिक्रीशन रिलीज़ करती है, एंजाइम रिलीज़। लेकिन ना पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जहाँ से एंजाइम रिलीज़ होते हैं ना। लेकिन पेनक्रियाज जो है ना वो डायरेक्टली हार्मोन रिलीज़ करता है इन ब्लड, है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है ब्लड में, ओवरी ओवा रिलीज़ करती है ना। सॉरी, ओवरी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है ना। और ओवरी जो है वो ओवा रिलीज़ करती है थ्रू डक्ट, एंड टेस्टिस जो है स्पर्म रिलीज़ करता है थ्रू डक्ट। तो इसलिए अब डक्ट वाला है तो एंडोक्राइन, जब ये हार्मोन रिलीज़ करती है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो, अब जैसे आपके जो म्यूकस रिलीजिंग गॉबलेट सेल है तो वो क्या, उनमें डक्ट, वो म्यूकस कहाँ से रिलीज़ होता है, थ्रू डक्ट। मेमरी ग्लैंड में मिल्क रिलीज़ होता है ना थ्रू डक्ट, सलाइवरी में सलाइवा रिलीज़ होता है थ्रू डक्ट। इंजाइम जो है वो इंजाइम रिलीजिंग जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो इंजाइम रिलीज़ करती हैं थ्रू डक्ट। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब जो ऐसी लेयर जो मल्टी लेयर्ड होती है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो स्ट्रेचेबल है और नॉन स्ट्रेचेबल है। तो बेटा देखो, कंपाउंड एपिथेलियम में स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल होती है। तो जो स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल होती है वो, उसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। स्ट्रेचेबल जो होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रेचेबल भी बोलते हैं, और उसको स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेचेबल को ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं, यूरोथेलियम भी बोलते हैं। और जो नॉन स्ट्रेचेबल होती है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं स्ट्रेचेबल, ठीक है। और जो नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, इसको जो वो यूरोथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपका बेटा यूरेटर्स हो गया, यूरिनरी ब्लेडर्स हो गया, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा हो गया, ये जो है ना, ये जो है इनके एपिथेलियल ये जो है स्ट्रेचेबल होते हैं, ट्रांजिशनल बोलते हैं इसको, यूरोथेलियम को। नॉन स्ट्रेचेबल कौन से होते हैं, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटिफाइड कौन से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, टाइल लाइक है ना स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल का। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ट्यूब लाइक एपिथेलियल होते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इलॉन्गेटेड सेल होते हैं, न्यूक्लियस बेस में होता है, ठीक है। तो बेटा याद रखना ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक है ना। और जो स्ट्रेचेबल तो मैंने बता ही दिया आपको, ये कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बता रही हूँ। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो होते हैं ना ये कैराटिनाइज्ड भी होते हैं और नॉन कैराटिनाइज्ड भी होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैराटिनाइज्ड भी होते हैं और नॉन कैराटिनाइज्ड भी होते हैं। कैराटिन स्किन में पाई जाती है, नेल्स में पाई। नॉन कैराटिनाइज्ड ना बेटा देखो, कैराटिन पाई जाती है जहाँ ड्राइनेस हो, हमारी स्किन हमारी हेयर ड्राइनेस होती है, कैराटिनाइज्ड। और नॉन कैराटिनाइज्ड जहाँ पे कैराटिन कहाँ पे नहीं पाई जाती है, जहाँ पे गीलापन होता है, जैसे ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, हमारी जो एनल कैनाल होती है, वेजाइना होती है, इनमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नॉन कैराटिनाइज्ड होते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की है। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होती है और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर जो होते हैं, जो कंजक्टिवा होता है वो, जो कंजक्टिवा होते हैं वो, उसकी एपिथेलियल जो वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होती है। क्लियर हो गया। अब बेटा आगे देखो ग्लैंड्स जो है, अब देखो हम देखेंगे यहाँ पे ग्लैंड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ
कि हाउ सिक्रेशन इज़ प्रोड्यूस्ड, कि ये सिक्रेशन कैसे कर रही है। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एपिकल पार्ट जो है इसका लॉस्ट हो जाता है और मेमोरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेशन करती है। तो मेमोरी ग्लैंड जो वो एपोक्राइन है। मीरोक्राइन में कोई भी पार्ट लूज़ नहीं होता है, कोई भी सेल का पार्ट जो है लॉस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे ये देखो बेसिकल रिलीज हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड में। और ये देखो होलोक्राइन होते हैं कंप्लीट, मतलब यहाँ पे कंप्लीट सेल बर्स्ट हो जाता है। और ये देखो ये कंप्लीट सेल बर्स्ट हो गया। अब सीबेशियस ग्लैंड जो है और ओवाइल ग्लैंड, जिसको ओवाइल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो होलोक्राइन ग्लैंड में आ गई सीबेशियस ग्लैंड या ओवाइल ग्लैंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल जंक्शन। तो बेटा सेल जंक्शन हमें बताता है कि दो सेल जो है, आपको पता है दो सेल कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? थ्रू सेल जंक्शन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल जंक्शन जो है वो इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सेल। ठीक है, तो ये दो सेल के बीच का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सेल जंक्शन। दो सेल कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? थ्रू सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन जो है वो 3 टाइप के। अब सेल जंक्शन 3 टाइप के, टाइट जंक्शन, अडहियरेंस जंक्शन और गैप जंक्शन। अब बेटा देखो टाइट जंक्शन कुछ इस तरह का, टाइट मतलब किसी चीज़ को टाइटली आपने मतलब टाई कर देना है। ठीक है, तो इसमें जो है सब्सटेंस जो है स्टॉप हो जाते हैं फ्रॉम लीकिंग। यहाँ पे किसी भी तरह की लीकिंग नहीं होती है सब्सटेंस की। ठीक है, अक्रॉस द सेल। तो बेटा जो आपकी यूरिनरी ब्लेडर्स होती है, जो आपका गट होता है, जो आपका स्टमक होता है, यूरिनरी ब्लेडर, गट, स्टमक, उसमें टाइट जंक्शन होते हैं। ठीक है, अडहियरेंस जंक्शन जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? ये परफॉर्म सीमेंटिंग। अब यहाँ पे सीमेंट अडहियरेंस जंक्शन जो सीमेंटिंग का काम करते हैं, जिससे जो है दो सेल जो है वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका एपिडर्मिस हो गया, आपका कार्डियक हो गई, आपका जो हार्ट वाला है ना, जो आपका स्किन हो गया, तो कार्डियक, स्किन और एपिडर्मिस, इसमें जो है एपिडर्मिस, कार्डियक और स्किन, इसमें अडहियरेंस जंक्शन होते हैं। कौन से जंक्शन होते हैं? अडहियरेंस जंक्शन होते हैं। ठीक है ना, अब आपके जो गैप जंक्शन होते हैं, तो गैप जंक्शन क्या करते हैं? यहाँ ये ना रेपिडली ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस का। यहाँ पे जैसे स्मॉल प्रोटीन्स हो गई, लार्ज प्रोटीन्स हो गई, तो यहाँ पे जो गैप जंक्शन, यहाँ पे गैप होता है और एक ट्यूब जैसी, ये देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये एक ट्यूब है। तो यहाँ से ट्यूब से जो है वो स्मॉल प्रोटीन और लार्ज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैसे बेटा नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया। ठीक है, बॉडी में जहाँ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो थ्रू गैप जंक्शन ही होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू जो मोस्टली अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? लिंकिंग का काम करता है, सपोर्ट करता है अदर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ बॉडी को। ठीक है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लिंकिंग का काम करता है, सपोर्ट करता है अदर टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी को। और ये मोस्टली अबंडेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, और ये कॉम्प्लेक्स एनिमल में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे जो है आपको सेल देखने को मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? बेटा यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू में ना, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या देखने को मिलेगा, फिर मैं डायग्राम के द्वारा बताऊँगी। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको सेल देखने को मिलते हैं। कैसे सेल देखने को मिलते हैं? मेसेनकाइमल सेल और प्लाज्मा सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू में मेसेनकाइमल सेल देखने को मिलेंगे, जिसको मैक्रोफेज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्लाज्मा सेल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो प्लाज्मा सेल जो है वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट होता है, जो कि लार्जेस्ट सेल है। तो इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू में मेसेनकाइमल देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेसेनकाइमा में आपको मैक्रोफेज देखने को मिलेगा, प्लाज्मा सेल में आपको फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा, जो कि लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें आपको जो है फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फाइबर कौन से देखने को मिलते हैं? मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में जो हमें फाइबर्स, कोलाजन, वाइट कलर का, येलो कलर का इलास्टिन फाइबर, और जो धागे जैसा जो थिन कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर थिन कोलेजन फाइबर देखने को मिलेगा धागे जैसा। ठीक है ना, तो हमें कोलेजन, इलास्टिन और थिन कोलेजन फाइबर देखने को मिलेगा। और हमें जो है ग्राउंड सब्सटेंस में क्या देखने को मिलेगा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोसामाइन, ग्लाइकोजन
और ठीक है ना, जिसको ग्लूकोसामाइन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और ग्लूकोसामाइन जो है ना ये हाइलोरोनिक एसिड रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना। अब बेटा ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनकी टाइप्स जो है ये 3 तरह के। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, जिनमें फाइबर कम दिखे और मैट्रिक्स ज़्यादा दिखे, ठीक है। तो ऐसे कौन से लूज टिश्यू हैं जिनमें फाइबर कम और मैट्रिक्स ज़्यादा दिखता है, तो अरियोलर और एडिपोज। तो अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज में आपको फाइबर कम दिखेंगे, मैट्रिक्स ज़्यादा दिखेगा। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन होते हैं, जिनमें फाइबर ज़्यादा हो और मैट्रिक्स कम हो। तो वो कौन से टिश्यू हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है और मैट्रिक्स, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है मैट्रिक्स कम होता है, तो रेगुलर और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जैसे 2 टाइप के होते हैं, स्केलेटल और फ्लूइड। तो स्केलेटल और फ्लूइड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड जो है उसकी 2 टाइप है, ब्लड और लिम्फ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशन को, कि इसमें जो है किस तरह के सेल पाए जाते हैं, किस तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो हमें कनेक्टिव टिश्यू में मेसेनकाइमल सेल, प्लाज्मा सेल पाया जाता है, हमने देखा था ना। तो अब इसे डायग्राम से देखते हैं। तो बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें आपको प्लाज्मा सेल जो है वो फाइब्रोब्लास्ट जो कि लार्जेस्ट सेल है वो पाया जाता है। और यहाँ पे देखो ये जो है फाइब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट सेल पाया जाता है। ये आपका मैक्रोफेज प्लाज्मा सेल है ना, मैक्रोफेज जो है वो मेसेनकाइमल सेल है। प्लाज्मा सेल ये प्लाज्मा सेल में फाइब्रोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं जो लार्जेस्ट है, देखो है ना। और यहाँ पे आपको ये देखो ये कोलाजन फाइबर के बंडल्स हैं, ये इलास्टिन फाइबर है, ठीक है। इसमें रेटिकुलर फाइबर भी पाए जाते हैं जो पतले थिन कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्लूकोसामाइन ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते भी, अब हम आगे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। आई होप आपको डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो गया है। तो बेटा एक बार फिर हम इसका टेबल पढ़ लेते हैं। तो ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे देखो कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था आपको जिनमें फाइबर कम हो और मैट्रिक्स ज़्यादा हो, तो रियोलर कनेक्टिव टिश्यू और रेडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है, रेगुलर और इरेगुलर। और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो वो 2 तरह के होते हैं, स्केलेटल स्पोर्टिव एंडोस्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और ये फ्लूइड जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें कार्टिलेज और बोन जो है वो स्केलेटल स्पोर्टिंग स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ठीक है ना। अब कंपोनेंट्स क्या है कनेक्टिव टिश्यू के, तो कनेक्टिव टिश्यू में बेटा हमने देखा कि ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स पाया जाता है, हमने देखा था वहाँ पे जो है आपको जो है वो अरियोलर जैसे जेली लाइक सेमी फ्लूइड देखने को मिला, ठीक है। वहाँ पे ब्लड्स भी आपको देखने को मिला फ्लूइड। फिर आपको जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस म्यूको पॉलीसेकेराइड्स जिसको ग्लूकोसामाइन भी बोलते हैं, जो जिनमें हाइलोरोनिक एसिड्स होता है वो भी देखने को मिला ग्राउंड सब्सटेंस में। फिर मैट्रिक्स में देखने को मिला। फिर आपको कोलाजन इलास्टिन रेटिकुलर फाइबर्स देखने को मिले। आपको जो है बड़ा सा फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिला, ऐसा वाला जो कि फाइबर सिक्रेट कर रहा था कोलेजन, ठीक है। आपको मास्ट सेल भी देखने को मिला, मास्ट सेल ये देखो आपको ये जो है वो मास्ट सेल भी देखने को मिला। और मास्ट सेल जो है ना बेटा ये बेसोफिल की तरह काम करता है, जो WBC में ब्लड की जो WBC होती है ना उसमें बेसोफिल्स होते हैं, उसकी तरह ये मास्ट सेल काम करता है। अब मास्ट सेल क्या क्या रिलीज़ करता है, मास्ट सेल हिस्टामाइन हेपारिन सेरोटोनिन। तो मास्ट सेल जो है वो हिस्टामाइन हेपारिन सेरोटोनिन रिलीज़ करता है, ठीक है ना। तो बेटा हिस्टामाइन हेपारिन सेरोटोनिन, तो हिस्टामाइन क्या करता है ये ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है, और सेरोटोनिन क्या करता है ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, ठीक है ना। और हेपारिन एक एंटी कोएगुलेंट है, देखो। हिस्टामाइन क्या करता है बेसोडाइलेटर और सेरोटोनिन बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है ना। अब देखो ठीक है ना। तो बेटा ये जो सेल होते हैं ना ये, अब बेटा देखो इसमें जो हिस्टियोसाइट सेल भी पाया जाता है जो एक मैक्रोफेज की तरह काम करता है। तो बेटा इसमें जो है हिस्टियोसाइट सेल भी पाया जाता है जो कि एक मैक्रोफेज की तरह काम करता है। अब ये हिस्टियोसाइट्स क्या करेगा, ये हिस्टियोसाइट जो है ये मैक्रोफेज की तरह काम करेगा। और मैक्रोफेज क्या है,
एक्ट एज फेगोसाइट, है ना। तो ये फेगोसाइटोसिस शो करता है, यानी कि ये जो जो माइक्रोब्स होंगे, डेड सेल्स होंगे, बॉर्न आउट सेल होंगे, उसको हिस्टियोसाइट कहा जाएगा। इसमें आपको एक ना फैट सेल भी दिखेगा एडिपोज टिश्यू में। ये देखो यहाँ पे अगर एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे एडिपोज फैट सेल भी दिखेगा, और इसको एडिपोसाइट बोलते हैं क्योंकि फैट को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये देखो, है ना, ये देखो ये फैट सेल है और ये अंदर फैट है, ठीक है ना। अब प्लाज्मा सेल, जो अब हमें प्लाज्मा सेल भी इसमें दिखेगा। मैंने बताया था जो प्लाज्मा सेल होते हैं, ये जो मैंने आपको मैक्रोफेज बताया था ना, ये देखो हिस्टियोसाइट, ये है मैक्रोफेज को हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं, हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं मैक्रोफेज को। तो ये है ना जो फेगोसाइटोसिस शो करता है, ठीक है ना। और इसमें आपको एक प्लाज्मा सेल भी दिखा था जिसको कार्टविल सेल बोलते हैं, और ये जो है ये एंटीबॉडी को रिलीज़ करता है। प्लाज्मा सेल, कार्टविल सेल एंटीबॉडी को रिलीज़ करता है, ठीक है ना। अब बेटा देखो फाइबर्स जो है कोलाजन, इलास्टिन, रेटिकुलर, पहले हम इनकी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कोलाजन फाइबर आपको पता है एनिमल में होता है, ठीक है ना। कोलाजन फाइबर ये देखो ये है, ये एनिमल में पाया जाता है मोस्टली, ये सफ़ेद रंग का होता है बेटा। ये देखो ये बंडल्स में है ना, ये ऐसे बंडल्स में, ये बंडल्स में पाया जाता है बेटा। ये नॉन इलास्टिक होता है, इसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं होती है। और ये देखो अनब्रांचड है, आपको यहाँ पे कोई ऐसे उससे होता है, ये अनब्रांचड है, इसमें कोई भी ब्रांचड नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है जो आपकी ये जो है कोलाजन फाइबर जो है, ये जो है इसकी ये ज़्यादातर जो है इसकी लोकेशन बोन्स में पाया जाता है। तो कोलाजन फाइबर कहाँ पर पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है, ठीक है ना। अब आप इलास्टिन फाइबर को देखो, ये इलास्टिन फाइबर है बेटा, ये ब्रांचड है, देखो ये इलास्टिक है, ये सिंगल है, देखो ये आपको सिंगल ही दिखेगा, ये बंडल में नहीं दिखेगा। और ये इलास्टिन फाइबर येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये आपको ना ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा, ठीक है ना। इलास्टिन फाइबर कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। अब रेटिकुलर कोलेजन फाइबर जो होता है ये भी सफ़ेद रंग का बेटा। रेटिकुलर फाइबर जो होता है ना, ये ज़्यादा करके जो है वो इलास्टिन फाइबर से मैच करता है। रेटिकुलर वाइट कलर का होता है, सिंगल होता है, बड़ा ही डेलिकेट्स होता है, ब्रांच्ड होता है। और ये रेटिकुलर फाइबर जो होता है ये लीवर और स्प्लीन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? लीवर और स्प्लीन में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना बेटा, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें फाइबर कम, मैट्रिक्स ज़्यादा। तो मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, फाइबर कम होंगे, है ना। तो लूज कनेक्टिव की पहले हम पढ़ेंगे अरियोलर टिश्यू के बारे में। तो मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे फाइबर कम होते हैं और मतलब मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबर लूजली पैक्ड होते हैं, तो लूजली अरेंजमेंट होती है कंपोनेंट की। तो यहाँ पे आपको ना जो बहुत ही कम मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, बहुत ही कम स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो है ना अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारी मतलब स्किन को सपोर्ट करते हैं, ये हमारी ऑर्गन की पैकेजिंग करते हैं, ठीक है ना। ये जो है जैसे हमारी मसल्स हो गई, हमारी यूटेरस हो गया, हमारा गट हो गया, मसल, यूटेरस और गट हो गया, इसकी कवरिंग करते हैं। अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये ऑर्गन की पैकेजिंग करते हैं, एपिथेलियल को सपोर्ट करते हैं, इसमें स्मॉल स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ये एवरी सेल एंड फाइबर्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको हर तरह का सेल जैसे मैक्रोफेज देखने को मिला, फाइब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिला, मास्ट सेल देखने को मिला। यहाँ पे आपको हर तरह का सेल और फाइबर जैसे कोलाजन, इलास्टिन, रेटिकुलर फाइबर्स देखने को मिले। बेटा रियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्किन के नीचे होता है और ये जो है हमारी स्किन को मसल के साथ कनेक्ट करता है, ये हमारी स्किन को मसल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये जो है ये प्रेजेंट होता है रियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक कवरिंग और लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी मसल्स में, हमारी नर्व्स में, मसल में, नर्व में और गट में। ये हमारी मसल्स में, नर्व्स में और गट में लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में आपको ना फैट सेल दिखेगा, जैसे ये देखो ना, ये ऐसे, ये अंदर फैट सेल है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में फैट सेल दिखेगा, इसको एडिपोसाइट भी बोलते हैं, फैट सेल को एडिपोसाइट बोलते हैं। ये एडिपोसाइट्स है, ठीक है। फैट क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, एनर्जी मतलब एनर्जी देता है, ठीक है। फैट हमारी स्किन के नीचे होता है, अराउंड द विटल ऑर्गन के अराउंड होता है, वाइटल ऑर्गन के अराउंड होता है, जैसे आइज, किडनी के अराउंड होता है फैट सेल, ठीक है ना। और ये जो है फैट सेल जो येलो बोन मैरो में पाए जाते हैं, और बेल्स और पोलर वियर्स में फैट सेल जो है वो ब्लवर में पाया जाता है, जो ब्लवर होता है ना वहाँ पे पाई जाता है। अब फैट जो है टू टाइप के होते हैं, येलो वाइट फैट और ब्राउन फैट। येलो फैट और वाइट फैट जो है वो एडल्ट में पाए जाते हैं, और इनमें जो येलो वाइट फैट में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, तो जो है ये तो हमें कम एनर्जी मिलती है। तो हम जो एनर्जी मिलती है तो वो एटी की फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है,
ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये फूड का सब्सटीट्यूट है ना, जिससे मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन से फूड बनना। ब्राउन फैट इन फैट में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है ब्राउन फैट, जो येलो वाइट फैट है वो फूड का सब्सटीट्यूट है, लेकिन ब्राउन फैट जो है वो फूड का सब्सटीट्यूट नहीं है। ब्राउन फैट जो इन फैट में पाया जाता है। ब्राउन फैट में आयरन बड़ी ज़्यादा होती है, कलर ब्राउन होता है इसका। और ब्राउन फैट जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हीट प्रोडक्शन होती है और टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। नॉट ये जो है एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है ब्राउन फैट। अब नेक्स्ट है लेप्टिन हार्मोन। तो लेप्टिन हार्मोन जो है वो फैट को डिपोजिशन करता है। तो लेप्टिन हार्मोन जो है वो फैट डिपोजिशन करता है, लेप्टिन हार्मोन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक्स कम होता है। और यहाँ पे फाइबर्स जो हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। और लोकेशन कहाँ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमें जो है कहाँ पे पाया जाता है, टेंडन और लिगामेंट में पाया जाता है, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट में डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है ना, टेंडन और लिगामेंट में। तो टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं, टेंडन क्या होता है, टेंडन जो है मसल, टेंडन जो है वो ना मसल को बोन से ज्वाइंट करता है, और लिगामेंट ज्वाइंट बोन टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन मसल टू बोन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है ना, जहाँ पे फाइबर्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज थे, हमने टेंडन और लिगामेंट भी देखे, है ना। अब हम इरेगुलर में जो है, इरेगुलर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो अरेंज इरेगुलरली और ये स्किन में पाया जाता है। और जो रेगुलर वाला है ना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये टेंडन और लिगामेंट में पाया जाता है, और इरेगुलर वाला जो स्किन में पाया जाता है, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पर। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की, क्योंकि इसमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हम सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर बोन्स में के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टिलेज का देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये है पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या है पेरिकॉन्ड्रियम, ये कवरिंग है कार्टिलेज की। और ये देखो ये क्या इमेच्योर सेल है कॉन्ड्रोब्लास्ट, यहाँ पे ये कोलाजन फाइबर है वाइट कलर के, और ये येलो इलास्टिन फाइबर है, ये वाइट बंडल में जो कि अनब्रांच्ड कोलाजन फाइबर है, ये सिंगली ब्रांच्ड इलास्टिन फाइबर है, और ये कोलियोब्लास्ट है, और ये क्या है कॉन्ड्रोसाइट, ये क्या है कॉन्ड्रोसाइट जो कि मैच्योर सेल है, ठीक है। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको स्केलेटल भी बोलते हैं, इसको एंडोस्केलेटल भी बोलते हैं, और इसको स्पॉटी बोलते हैं। अब बेटा कार्टिलेज जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको ये प्लाइएबल होता है, प्लाइएबल मतलब अगर कार्टिलेज को आप ना कंप्रेस करोगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। अब देखो ये जो आपके ना कॉन्ड्रोसाइट थे, ये सॉरी जो आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं ना, ये देखो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है ना जो आपके इमेच्योर सेल, ये लैकुने के अंदर पाए जाते हैं। ये देखो ये कैविटी जैसी क्या है, ये लैकुना है, और लैकुना के अंदर जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं पार्ट ऑफ मैट्रिक्स को। तो कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बड़े ही, ये कॉन्ड्रोसाइट जो है ये सॉरी कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर सेल होते हैं, और ये जो है मैट्रिक्स का पार्ट है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट ई मैच्योर, ये जो है ई मैच्योर सेल है, ये ई मैच्योर सेल जो है मैट्रिक्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं ना ये ई मैच्योर होते हैं और ये मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। ओके क्लियर हो गया। अब आगे है, तो बाद में जो है ये कार्टिलेज जो है वो कैल्सीफाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप देख सकते हो, ये देखो ये आपको कार्टिलेज की अगर डायग्राम देखें तो ये आपका जो है कार्टिलेज का सेल है जिसको कॉन्ड्रोसाइट, ये मैच्योर सेल जो है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का पार्ट है। और ये जो है वो ये जो है ये देखो ये लैकुना है, लैकुने के अंदर आपको ये कॉन्ड्रोब्लास्ट दिख रहे हैं, लैकुना के अंदर आपको ये कार्टिलेज सेल दिख रहे हैं। कौन से लैकुने के अंदर आपको कौन से सेल दिख रहे हैं, ये लैकुना है जो कि फ्लूइड से भरा हुआ इसमें सेल प्रेजेंट है, ठीक है। कौन से सेल प्रेजेंट है लैकुने के अंदर, कॉन्ड्रोब्लास्ट, लैकुने के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट सेल दिख रहे हैं, ये देखो लैकुने के अंदर जो है वो कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट सेल दिख रहे हैं, ठीक है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल भी हैं इधर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब आगे कार्टिलेज जो होता है, तो कार्टिलेज जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज भी होता है, फाइब्रस कार्टिलेज भी होता है, और कैल्सीफाइड कार्टिलेज भी होता है, ठीक है ना।
तो कार्टिलेज जो है वो हाइलिन कार्टिलेज भी होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है? नसल सेप्टम में, लैरिंक्स में, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज यानी कि रिब्स में, आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि जॉइंट में। देखो बेटा, अपना नसल सेप्टम और लैरिंक्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो जॉइंट में पाया जाता है, ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज जो है वो जॉइंट में भी पाया जाता है, ठीक है। और बेटा ये जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, उसमें प्रोटीन होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है। अब जो हाइलिन जो है, मैंने क्या क्या बोला, हाइलिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? नसल सेप्टम, लैरिंक्स, जॉइंट्स जो आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है जॉइंट में, और कोस्टल कार्टिलेज जो है वो रिब्स में पाया जाता है। आगे फाइब्रस कार्टिलेज जो है वाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, और येलो इलास्टिन फाइबर। वाइट फाइबर जो होते हैं कोलेजन फाइबर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस में, ठीक है। और येलो कलर के फाइबर इलास्टिन फाइबर। और कैल्सीफाइड जो है ना बेटा बाद की स्टेज में जो है वो बाद में, सबसे बाद में जो वो कार्टिलेज कैल्सीफाइड हो जाता है, और वो सिर्फ फ्रॉग में पाया जाता है। याद रखना, जो आपका येलो इलास्टिक फाइबर येलो इलास्टिन जो आपका फाइब्रस कार्टिलेज है ना, येलो इलास्टिन, वो ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज और एपिग्लोटिस में पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे बोन के बारे में, ठीक है। तो देखो बोन जो होता है उसके अंदर, अब कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, बोन में ऑसिन प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स में होती है। बोन जो होती है हार्ड होती है, नॉन प्लाइएबल होती है। जब आप बोन को कंप्रेस करते हो तो ब्रेक हो जाती है। बोन में कैल्शियम साल्ट पाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर। कौन कौन सा? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। अब बोन में कार्टिलेज में हमने सेल देखे थे कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट। तो बोन में भी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ना, हमने देखा था ना, ऑस्टियोब्लास्ट जो मैट्रिक्स रिलीज करता है, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या करता था? मैट्रिक्स सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स सिक्रीट करता है। और ऑस्टियोसाइट और कॉन्ड्रियोसाइट हमने देखा था वो स्पॉट का काम, ये यहाँ पे ऑस्टियोसाइट फॉर्म एंड स्पॉट का काम करता है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ये बोन को डिस्ट्रॉय करने वाला सेल है, ठीक है ना, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है ऑस्टियोक्लास्ट। ये एक फैगोसिटिक सेल है, ठीक है ना। ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है बड़े सारे मोनोसाइट्स के जुड़ने से बना है, ठीक है ना। तो बेटा देखो, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लो आप। ये डायग्राम है, ये देखो, ये बोन की डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो है वो एपिफाइसिस है, ऊपर वाला, मिडल वाला ऊपर वाला एपिफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है, ये डायाफाइसिस है, ये यहाँ पे ये मेटाफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है, ये डायाफाइसिस है, ठीक है। ये रेड बोन मैरो है, ये देखो, ये रेड बोन मैरो है, ठीक है ना। और यहाँ पे जहाँ पे ये कम्पैक्ट बोन है ना आपकी, ये कम्पैक्ट बोन है, तो यहाँ पे आपको येलो बोन मैरो मिलेगी, यहाँ पे रेड बोन मैरो मिलेगी। ये स्पंजी बोन है, ठीक है ना, स्पंजी बोन है, ठीक है। तो बेटा याद रखना, जब ना ब्लड जो है बोन मैरो के अंदर बनता है, जब ब्लड जो है बोन मैरो यानी कि रेड बोन मैरो के अंदर बनता है, तो उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखो बेटा, आपकी जो बोन्स होती है ना, बोन्स होती है उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रोटीन होती है। तो इनऑर्गेनिक मतलब कि 70 से 80% इनऑर्गेनिक प्रोटीन होती है बोन में, मतलब हार्ड कैल्शियम 60 होता है, और ऑर्गेनिक जो वो 20 से 30% होती है। अब बेटा आइए इसको डायग्राम से समझे। तो कार्टिलेज में हमने देखा था कि वहाँ पे ना ओनली लैकुने प्रेजेंट होते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे लैमेले भी होते हैं, लैकुने भी दिखते हैं। देखो यहाँ का ना जो बोन का मैट्रिक्स होता है ना, वो रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? लैमेले बोलते हैं। और ये देखो, ये गोल गोल दिख रहा है, ये आपको ये लैकुने है, और ये देखो, ये गोल गोल दिख रहा है रिंग में, गोल गोल। तो ये गोल गोल क्या है? ये लैकुने, और लैकुने के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल है। तो बोन में लैमेले और लैकुने दोनों पाए जाते हैं। अब ये सेंटर में ना हेवर्जियन कैनाल है, ठीक है। हेवर्जियन कैनाल में आर्टरी, वेन्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो, ये देखो हेवर्जियन कैनाल है ना, ये देखो हेवर्जियन कैनाल है, ठीक है। हेवर्जियन कैनाल जो है, इसको जो है ये हेवर्जियन कैनाल है, ये देखो। और ये क्या है? वॉकमैन कैनाल, ठीक है। ये हेवर्जियन कैनाल है और ये क्या है?
जो दो हैवर्जियन को कनेक्ट करी है वो वॉकमैन कैनाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये देखो ये जो दोनों हैं ये किससे कनेक्ट है, ये जो है किससे कनेक्ट है, आर्म से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये हैवर्जियन कनाल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हैवर्जियन कनाल जो है ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इससे जो है वो ब्लड वेसल पास होता है। तो हैवर्जियन कनाल से जो है वो ब्लड वेसल पास होता है। ये मैंने बताया लैमिले है ना, ये रिंग लाइक लैमिले, मैट्रिक्स जो है रिंग लाइक रिंग में, तो ये इसको लैमिले बोल लेंगे, है ना। और यहाँ पे जो है वो ऑस्टियोसाइट सेल है किसके अंदर, लैकुने के अंदर। जो आपका हैवर्जियन सिस्टम है ना बेटा, जो हैवर्जियन सिस्टम होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैवर्जियन जो है वो बोन को बनाते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे ब्लड के, ये बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, याद रखना इसमें ना तो फाइबर्स होते हैं, फाइबर एब्सेंट होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। ये एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड जो है वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से, रेड ब्लड कार्पसल, वाइट ब्लड कार्पसल और प्लेटलेट्स, ओके। अब बेटा थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज हो गए होगे, तो थोड़ा मैं आपको माइंड मैप सेट कर देती हूँ। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा ना, तो हमने पढ़ा सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या देखा कि फाइबर कम थे, मैट्रिक्स ज़्यादा था। हमने वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल देखा जो कि फाइबर रिलीज कर रहा था और मैट्रिक्स रिलीज कर रहा था। फाइब्रोब्लास्ट बड़ा सा सेल था ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो कि फाइबर जिससे प्लाज्मा सेल भी कहते हैं, कि फाइबर रिलीज कर रहा था और मैट्रिक्स रिलीज कर रहा था, ठीक है। फिर हम फाइबर कौन से देखे, रेटिकुलर फाइबर देखा, ठीक है, जो कि एक नेटवर्क बना रहा था, रेटिकुलेशन बना रहा था। फिर हमने येलो फाइबर देखा, हमने येलो कलर का इलास्टिन फाइबर देखा। फिर हमने इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में येलो कलर का इलास्टिन फाइबर देखा। फिर हमने ना मास्ट सेल देखे, बेसोफिल के मास्ट सेल देखे जो कि ग्रेनुलोसाइट्स थे। फिर हमने ना ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो मास्ट सेल ग्रेनुलोसाइट्स से, और ए ग्रेनुलोसाइट हमने प्लाज्मा सेल देखे, ठीक है ना। हमने ए ग्रेनुलोसाइट प्लाज्मा सेल देखे। फिर हमने उसमें बेसोफिल्स देखा, इओसिनोफिल्स देखा, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, और ये सिल्क स्किन के नीचे होता है बेटा, बिना द स्किन होता है, और ये स्किन को मसल से ना कनेक्ट करने का काम करता है अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा जब एज बढ़ने के साथ क्या होता है, मसल हमारी स्किन से ना अलग हो जाती है, तो अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो इसकी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और इसको पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। अब जो एडिपोज टिश्यू जो है ना, ये जो है ये मतलब कि फ्रेम वर्क है एपिडर्मिस के लिए, मतलब सपोर्ट करता है ना। तो और ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये मतलब जो है इसमें भी फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं, मैक्रोफेज फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं, मैक्रोफेज सेल होते हैं, मास्ट सेल होते हैं। हमने ये तीनों सेल देखे थे, फाइब्रोब्लास्ट भी देखा था, मैक्रोफेज सेल भी देखा था, और मास्ट सेल भी देखा था। मास्ट सेल जो हेपारिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन रिलीज करता है ना। सेरोटोनिन जो है वो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर वो जो हेपारिन है वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है ना, हमने देखे थे ना, ठीक है। और मैक्रोफेज ये सारे देखे थे। अब बेटा ये जो एडिपोज टिश्यू है स्किन के नीचे होता है, ठीक है ना, ये फैट को स्टोर करता है, ठीक है, और ये इंसुलेटर का काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आगे जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पे पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे उसमें हमने टेंडन और लिगामेंट पढ़ा। तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा कि जो मैट्रिक्स था ना उसमें कोलेजन फाइबर था, और लिगामेंट में हमने देखा कि कोलेजन और ये जो मैट्रिक्स था उसमें कोलेजन फाइबर कुछ थे, और मतलब ज़्यादा करके येलो इलास्टिन फाइबर थे, ठीक है। इसमें ओनली टेंडन में वाइट फाइबर ही थे, ठीक है। और ये जो बोन को मसल से जोड़ रहा था, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहे थे। तो इसमें हमने कोलेजन इलास्टिन दोनों देखे, इसमें ओनली कोलेजन ही देखा, ठीक है ना। और इरेगुलर में हमने क्या देखा कि ये भी कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी स्किन की डर्मिस में प्रेजेंट होता है, हमारे जो बोन्स की कवरिंग में प्रेजेंट होता है। हमारी बोन की कवरिंग क्या है, पेरिओस्टियम। कार्टिलेज की कवरिंग में प्रेजेंट होता है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, और लीवर की कवरिंग में प्रेजेंट होता है जिसे ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। तो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये था। अब आगे बेटा आई होप ये थोड़ा ना आपको
आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो आप सिंपल वर्डिंग में मैंने एक माइंड मैप तैयार किया है जो आपको हेल्पफुल करेगा। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज जो है वो सॉलिड होता है, प्लीएबल होता है। प्लीएबल मतलब कि कंप्रेसिबल, मतलब जब आप इसको कंप्रेस करो, सॉरी प्लीएबल मतलब जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सॉलिड और प्लीएबल होता है। कंपोजिशन क्या होती है, कार्टिलेज में मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको मैट्रिक्स मतलब प्रोटीन पाई जाती है ना मैट्रिक्स में, जिसको कॉन्ड्रियम बोलते हैं। फाइबर्स पाए जाते हैं कार्टिलेज में। कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर भी पाए देखा हमने और कोलेजन फाइबर भी देखा, ठीक है। कार्टिलेज में इलास्टिन और कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। कार्टिलेज में 3 तरह के सेल होते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट और कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है। जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट हमने देखा था ना जो पेरीफ्री में था, और कॉन्ड्रियोसाइट जो थे वो लैकुनी के अंदर प्रेजेंट थे, जो सिंगल भी होते हैं और ग्रुप्स में भी होते हैं। और कॉन्ड्रियोक्लास्ट एक फैगोसाइट सेल है कॉन्ड्रियोक्लास्ट। जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो वो कार्टिलेज जो है वो बोन में रिप्लेस हो जाता है, और उस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कार्टिलेज को बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन और मोबाइलाइजेशन ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। अब आगे जो है इसका रोल क्या, कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट का रोल क्या है, तो ये कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट कार्टिलेज की ग्रोथ करते हैं, मैटर का सिक्रेशन करते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोसाइट कार्टिलेज की ग्रोथ करते हैं, मैटर का सिक्रेशन करते हैं। अब आगे जो है आगे है टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज 3 तरह के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज ज़्यादा करके मोस्टली अबंडेंट कार्टिलेज है। इसमें जो हाइलिन कार्टिलेज में आपको मैट्रिक्स जो है वो धुंधला जैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। और हाइलिन कार्टिलेज जो होती है मोस्टली अबंडेंट है, मैट्रिक्स ट्रांसलूसेंट होता है। मैट्रिक्स में आपको ना थिन पतले पतले टाइप 2 कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज में, जो कि इनविजिबल होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज जो है हमारे नोज़ के सेप्टम ऑफ नोज़ में पाया जाता है, लैरिंक्स में पाया जाता है, सी शेप कार्टिलेज में पाया जाता है। हाइलिन कार्टिलेज जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके सी शेप कार्टिलेज में पाया जाता है, और हमारी कोस्टल रिब्स में पाया जाता है हाइलिन कार्टिलेज। जो इलास्टिन कार्टिलेज होता है ना उसमें जो है वो मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज जो हमारे नोज़ की टिप में पाया जाता है, एपिग्लॉटिस में पाया जाता है, पिन ऑफ ईयर में पाया जाता है। पिन ऑफ ईयर और यूस्टेकिन ट्यूब ऑफ ईयर, ठीक है। ईयर के पिन्ना में, यूस्टेकिन ट्यूब में, टिप ऑफ नोज़ में, एपिग्लॉटिस में जो है वो इलास्टिन कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है ना। और फाइब्रस कार्टिलेज बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है। हाँ, जो फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है फाइब्रस कार्टिलेज, याद रखना, ठीक है। जो नोज़, एपिग्लॉटिस, इनर ईयर, जो ईयर और नोज़ से रिलेटेड याद रखना वो इलास्टिक कार्टिलेज में, और जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो हाइलिन और फाइब्रस कार्टिलेज है, प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। अब कंपोजिशन देखो आप, कंपोजिशन क्या है कार्टिलेज की, तो बेटा कार्टिलेज में आपको फाइबर देखने को मिले, ठीक है ना। आपको सॉरी बेटा, अब कार्टिलेज हो गया, अब बोन पढ़ेंगे। बोन हार्ड होती है और इसको कंप्रेस करें तो ये टूट सकती है, इसलिए इसको नॉन प्लीएबल बोलते हैं। अब बोन्स में हमें फाइबर्स देखने को मिले, कोलेजन, बोन में सिर्फ कोलेजन फाइबर ही देखने को मिला। कार्टिलेज में हमें इलास्टिन और कार्टिलेज दोनों देखने को मिले। अब बोन्स जो हैं उनमें हमें कोलेजन फाइबर देखने को मिला। मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देखने को मिले, 30 से 40% ऑर्गेनिक मिला, इनऑर्गेनिक 60 से 70% मिला। तो हमें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से दिखे, हमें फाइबर्स देखने को मिले, हमें ओसिन प्रोटीन देखने को मिले, हमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स देखने को मिला, ये जो कि ऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक हमें कैल्शियम कार्बोनेट 10% देखने को मिली, कैल्शियम फास्फेट जो सबसे ज़्यादा हमें जो है बोन्स में कैल्शियम फास्फेट देखने को मिली 85%, कैल्शियम कार्बोनेट जो वो 10% देखने को मिली, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वो 5% देखने को मिली, ठीक है। और आगे जो है तो हमें जो है सेल किस तरह के देखने को मिले, बोन में हमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट देखने को मिला। ऑस्टियोब्लास्ट वही कॉन्ड्रियोब्लास्ट की तरह पेरिफेरी में होता है, और जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये लैकुनी के अंदर देखने को मिले। और बेटा ये ना बोन के ये ऑस्टियोसाइट जो है बोन के मैट्रिक्स को ग्रो करवाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है एक मैक्रो फेज है, ये रिजॉर्प्शन करता है बोन की, ठीक है ना। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये ऑस्टियोक्लास्ट को मतलब सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में होता है, तो फीमेल में जो है ये ऑस्टियोक्लास्ट को ये जो है ऑस्टियोक्लास्ट को सप्रेस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। थोड़ा बेटा ये डायग्राम देख लो। तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है, और इन रिंग्स को लैमेले बोलते हैं। यहाँ पे आपको लैकुने भी देखने को मिलेंगे, लैकुने में
ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो दो ये हैवर्जियन, दो हैवर्जियन है, इनको कौन कनेक्ट कर रहा है? इनको वॉकमैन कनाल कनेक्ट कर रही है। बेटा याद रखना, वॉकमैन कनाल और हैवर्जियन कनाल मैमल की बोन में पाई जाती है। हैवर्जियन कनाल में आर्टरी, वेन, नर्व और लाइम वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। लैकुने के अंदर हमने देखा ऑस्टियोसाइट सेल थे और हमने लैमेले को भी देखा, ठीक है। अब ये बोन है, ये एपिफाइसिस है, ये डायाफाइसिस है, यहाँ पे स्पंजी बोन है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन के पास आपको जो है वो येलो बोन मैरो देखने को मिलता है। स्पंजी बोन के पास आपको रेड बोन मैरो देखने को मिलेगा, ठीक है। और रेड बोन मैरो में जो है वो हीमोपोइसिस होती है, मतलब आरबीसी बनती है। और आगे जो है हैवर्जियन वॉकमैन कनाल जो है आपने देखा कि स्पंजी बोन में एब्सेंट होती है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट बोन जो है वहाँ पे आपको हैवर्जियन का कॉम्पैक्ट, बेटा याद रखना, कॉम्पैक्ट बोन में आपको हैवर्जियन और वॉकमैन कनाल देखने को मिलती है। येलो बोन मैरो भी कॉम्पैक्ट बोन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी बेटा हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। तो एक मिनट बेटा, ये देखो ये मस्कुलर टिश्यू जो है वो मेसोडर्मल होता है, रीजन में ये मूवमेंट में हेल्प करता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी शो करता है, ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करता है। मतलब एक्साइटेबिलिटी मतलब मसल का साइज़ बड़ा करता है, मसल का साइज़ छोटा करता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल छोटी हो जाती है और रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो मसल ओरिजिनल पोजीशन ले लेती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो मस्कुलर टिश्यू है ये मसल सेल का बना है, मसल फाइबर्स का बना है। इसमें मसल फाइबर्स होती हैं, मियोफाइब्रल बोलते हैं जिसको। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती है। आगे अब ये बेटा जो मसल्स होती है ये ना कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, ठीक है। ये जितनी हमारी जो मसल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, ठीक है ना। तो मसल तीन तरह की, स्केलेटल मसल जैसे लेग की मसल, कार्डिक मसल, हार्ट की मसल, और स्मूथ मसल जो होती है वो हमारी स्टमक की मसल होती है। स्मूथ मसल हमारी स्टमक की मसल होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो होती है, अब बेटा पहले हम स्केलेटल मसल ही पढ़ेंगे। तो स्केलेटल मसल जो होती है इसमें ना हमें ना ये स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड मसल होती है, स्ट्रिप्ड मसल होती है। इसमें हमें ना पट्टियाँ दिखती हैं, स्ट्रिप्स दिखती हैं, स्ट्रिएशन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और ये जो है ना स्केलेटल मसल्स होती है ये वॉलंटरी मसल्स होती है, क्योंकि इनको हम मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से, अपने ये हमारे कंट्रोल में होती है, मतलब अंडर आवर कंट्रोल। अब ये स्केलेटल मसल्स जो है ये कहाँ पे अटैच होती है कि हमारी बोन्स में अटैच होती है। जैसे हमारे मतलब स्केलेटल मसल हमारी बोन्स के साथ अटैच होती है। जैसे हमारी बाइसेप्स होगी, लेग्स होगी, एब्डोमिनल होगी, एब्डोमिनल वॉल होगी, और ओएसोफेगस का अपर पार्ट हो गया, टंग होगी, ठीक है ना। तो ये स्केलेटल मसल्स होती है। हमारा जो फूड पाइप का अपर पार्ट होता है, ठीक है ना, फूड पाइप का अपर पार्ट होता है। हमारी टंग हो गई, हमारी एब्डोमिनल मसल हो गई, हमारी लेग्स हो गई, हमारी बाइसेप्स हो गए, ये सब स्केलेटल मसल के बने होते हैं। स्केलेटल मसल जो है वो शेप में सिलेंड्रिकल है। इसमें स्केलेटल मसल शेप में सिलेंड्रिकल होती है। ये बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में होता है स्केलेटल मसल में, क्योंकि बेटा हमें स्ट्रिप्स यानी कि पट्टियाँ दिखती हैं, स्ट्रिएशन दिखती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण, ठीक है ना। तो ये सिलेंड्रिकल होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है क्योंकि न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है। इसमें हमें स्ट्रिएशन दिखती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से, हमें थिक और थिन फिलामेंट दिखते हैं, हमें थिक और थिन फिलामेंट दिखते हैं। स्केलेटल मसल में हमारी मसल फैटीग हो जाती है क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जो कि एनारोबिकली रेस्पायर करता है। हमें स्केलेटल मसल में बहुत सारे ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं, बड़ी सारी ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। हमें जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व फाइबर देखने को मिलता है, वॉलंटरी। और हमारी मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, ठीक है ना। और ये देखो आगे ये स्केलेटल मसल हो गई। अब कार्डियक मसल्स होती है। अब कार्डियक मसल जो होती है हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है। यहाँ स्ट्राइएशन होती है, यहाँ भी स्ट्राइएशन होती है बेटा। लेकिन यहाँ पे जो है ना स्ट्राइएशन क्यों होती है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइएशन होती है ना वो होती है सार्कोमियर प्रेजेंट होता है। ड्यू टू जैसे स्ट्राइएशन होती है वैसे सार्कोमियर प्रेजेंट हो जाता है। और यहाँ पे ना माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, ग्लाइकोजन, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। तो बेटा हमारी जो कार्डियक मसल होती है यहाँ पे मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है स्केलेटल मसल, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ये वॉलंटरी होती है, ये इनवॉलंटरी होती है, ठीक है बेटा। ये मतलब ये जो है मसल फैटीग हो जाती हैं जब लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है, लेकिन ये कभी भी ना फैटीग नहीं होती है। ये जो है ऑटो रिदमिक होती है, मतलब क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेबल होती है, ये खुद ही अपना करंट जनरेट करती है, वो
कार्डिक इम्पल्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है वो हार्ट बीट करना स्टार्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला कि ये सेल्फ एक्साइटेबल है। सेल्फ एक्साइटेबल मीन्स कि ये ना खुद ही अपना करंट जनरेट करती हैं कार्डिक मसल्स, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है जिससे जो है हमारा हार्ट जो बीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसमें जो है किसी भी न्यूरॉन की ज़रूरत नहीं होती है एक्साइट करने के लिए। ठीक है ना, और ये जो है ये मतलब अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करती है। ठीक है, और ये मसल्स जो है वो ब्रांच्ड होती है। ठीक है, अब आगे है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है वो विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे स्टमक में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। इसमें स्ट्राइएशन अब्सेंट होती है, स्ट्राइएशन इन दोनों में प्रेजेंट होती है। ये दोनों सिलेंड्रिकल शेप की थी, ये स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म शेप की है। फ्यूजिफॉर्म शेप ऐसी होती है, मतलब ये देखो टेपरिंग एट एंड। ठीक है, और ये जो है यूनिन्यूक्लिएट है, ये भी यूनिन्यूक्लिएट है, ये मल्टीन्यूक्लिएट थी। ये दोनों ये वॉल्यूंट्री थी, ये इनवॉल्यूंट्री है, और ये भी इनवॉल्यूंट्री है। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ये हमें ना विसरल ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, और इनमें जो है वो सार्कोमियर प्रेजेंट होता है। इनमें सार्कोमियर स्मूथ मसल में अब्सेंट होता है। स्मूथ मसल जो है वो सिंगल यूनिट में भी होती है, मल्टीपल यूनिट में भी होती है। ठीक है ना, और बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप जंक्शंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स में गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और गैप जंक्शन अब्सेंट भी होते हैं। जो सिंगल यूनिट होती है ना स्मूथ मसल की, वहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। जो मल्टीपल यूनिट होती है वहाँ पे गैप जंक्शन अब्सेंट होंगे। अब जब सिंगल यूनिट में गैप जंक्शन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, तो बेटा क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना हमारा, ऑटोनॉमिक नर्वस वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी एक मसल फाइबर में। ठीक है ना, और वो उसको एक्साइट कर देगी, और बाकी में इंफॉर्मेशन जो वो गैप जंक्शन द्वारा जाएगी। लेकिन जो मल्टीपल यूनिट होते हैं स्मूथ मसल के, वहाँ पे गैप जंक्शन जो है वो अब्सेंट होते हैं। सभी मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और सेपरेट हो जाती है। बेटा सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे स्केलेटल मसल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केलेटल मसल के डायग्राम। ये जो देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये टी शेप जो ट्यूब बन रही है इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी सार्कोलेमा के इस साइड भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है ना, और ये देखो ये क्या है, ये जो है यहाँ पे देखो आपको लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं। ये लाइट कलर का, डार्क कलर का, लाइट कलर का, डार्क कलर का बैंड दिख रहा है। ठीक है ना, इसको लाइट और डार्क बैंड को सार्कोमियर बोलते हैं, जो कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कौन सी प्रोटीन है, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन है। सार्कोमियर क्या चीज़ है, सार्कोमियर बेटा दो जेड लाइन के बीच का एरिया है। ठीक है ना, तो ये एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन, ये दोनों जेड लाइन का बीच का एरिया है। तो जेड लाइन जो ये जेड लाइन क्या होती है, जहाँ पे आपको लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं, तो यहाँ पे लाइट बैंड भी दिख रहा है, डार्क बैंड भी दिख रहा है। तो दो जेड लाइन के बीच के एरिया को बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है ना, तो सार्कोमियर जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो एरिया बिटवीन टू जेड लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम देखो आप बच्चे, यहाँ पे देखो, तो ये देखो ये जो है अब एरिया बिटवीन टू जेड, अब इस सार्कोमियर को यहाँ पे जूम करके बताया। बेटा देखो यहाँ पे आपको ना, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूजन मैं नहीं डालूंगी, नहीं तो आप मतलब वो हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ना हमारे सार्कोमियर में 3 तरह के बैंड पाए जाते हैं। एक एच बैंड पाया जाता है जिसको हैंसन बैंड बोलते हैं, वहाँ पे आपको थिक फिलामेंट दिखेंगे। ये देखो यहाँ पे एच कहाँ पे है, हैंसन है। ये देखो हैंसन जो है ना, ये देखो ये इतना इतना हैंसन होता है, ये हैंसन, मतलब जहाँ पे आपको ओनली डार्क ही दिखे। तो जो जहाँ पे आपको ओनली डार्क बैंड दिखे, ये देखो ना, ये ओनली यहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है, तो ये एच है। ठीक है ना, और दूसरा है एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक में आपको ना लाइट और डार्क दोनों दिखेंगे, तो एनाइसोट्रोपिक को ए बैंड बोलते हैं। ये देखो ए बैंड जो है, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो ये आपको इतना इतना लाइट दिख रहा है, यहाँ भी इतना इतना लाइट दिख रहा है और डार्क। तो यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक में लाइट और डार्क दोनों दिख रहे हैं। अब आगे आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक में आपको थिन फिलामेंट दिखेंगे। अब आई वाला कहाँ है, ये देखो आई वाला, ये जो है यहाँ पे आपको ओनली थिन फिलामेंट दिख रहा है आइसोट्रोपिक में। तो बस इसमें यही पूछेंगे आपको। ठीक है ना, तो थिक बैंड, जो थिक बैंड होता है उसमें उसको डार्क बैंड बोलते हैं, और डार्क बैंड जो वो म्यूसिन प्रोटीन के कारण होता है। और जो थिन फिलामेंट होते हैं उसमें थिन फिलामेंट, थिन वाला जो होता है वो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोम्यूसिन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है ना, तो याद रखना। ओके, अब ये जो कार्डियक मसल्स है, ये देखो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये देखो ये ओब्लिक ब्रिजेस है जो कि ब्रांच बनाता है। इंटरकलेटेड डिस्क जो होती है
उसमें डेस्मोसोम जंक्शन और गैप जंक्शन पाए जाते हैं। डेस्मोसोम जंक्शन जो है वो दोनों सेल को आपस में चिपकाते हैं, और गैप जंक्शन जो होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजते हैं। तो इंटरकलेटेड डिस्क में डेस्मोसोम और गैप जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है, जैसे ये दो डिस्क है ना, इसके बीच की इंटरकलेटेड डिस्क। अब आपको मैंने बताया था इसमें स्मूथ मसल्स में बताया था सिंगल यूनिट मसल कहाँ पे पाई जाती है, स्मूथ स्टमक, इंटेस्टाइन और यूटेरस में। और मल्टीपल यूनिट कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, अरेक्टर पिलाई में, और हेयर फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल होते हैं ना, ठीक है, उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भी खत्म हुआ। अब हम करेंगे अपना नर्वस टिश्यू। तो ये है हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू बेटा देखो, इसका ओरिजिन क्या है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, जो आपका क्या बोलते हैं माइक्रोग्लिया सेल है, इसमें जो माइक्रोसाइट सेल है वो मेसोडर्मिन ओरिजिन है, ठीक है ना। और नर्वस टिश्यू दो तरह के सेल से बना है, न्यूरॉन से और न्यूरोग्लियल सेल से। तो जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो बड़े सारे न्यूरॉन से ही नर्वस टिश्यू बनता है, इसलिए न्यूरॉन को जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। न्यूरॉन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं ये न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल होते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करते हैं, तो ये नॉट एक्साइटेबल सेल, ठीक है। हमारा न्यूरॉन में 3 तरह के कंपोनेंट हैं, साइटोन, एक्सॉन, साइटोन और न्यूराइट। न्यूरॉन जो डिवाइड है इंटू 2, साइटोन और न्यूराइट। न्यूराइट में आपको एक्सॉन देखने को मिलेगा और डेंड्राइट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये न्यूरॉन की डायग्राम है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। ये देखो, ये ऐसे ऐसे बनाना अपने, और ये लंबा सा जो पतला सा ट्यूब बनी है इसको एक्सॉन बोलते हैं। और ये देखो ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये जैसे ब्रांच है जैसी। ये डेंड्राइट क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू जो है वो टर्मिनल एंड ऑफ न्यूरॉन में जाती है और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाती है, ठीक है। ये बताऊँगी कैसे होता है ना। अब यहाँ पे देखो, पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखो बेटा, ये जो है साइटोन इसको बोलते हैं, जो ये इसकी बॉडी है। यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो ये डेंड्राइट है। डेंड्राइट जो है ये टेपरिंग है, ब्रांचड है। और ये जो है अफरेंट है। अफरेंट क्या करती है, अफरेंट का काम, अब बेटा ये अफरेंट क्यों है, अफरेंट नर्व क्यों होती है डेंड्राइट में, क्योंकि अफरेंट का काम होता है कि इम्पल्स को रिसीव करना दूसरे न्यूरॉन से, इम्पल्स को, ये अफरेंट होती है। ये क्या होती है, अफरेंट होती है। अफरेंट का काम होता है कि इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करना, ठीक है ना। अब आगे जो है इसमें ना न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं, दागी की तरह न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं साइटोन में। ये देखो इतना इतना स्ट्रक्चर साइटोन है, और इतना इतना जो है वो एक्सोन है, और ठीक है ना। और ये मैं डेंड्राइट आपको बता दी है, न्यूराइट में आता है एक्सोन और डेंड्राइट। अब देखो ये एक्सोन है। अब इसको जो है एक्सोन में क्या होता है, एक्सोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोप्लाज्म होती है ना, और ये एक्सोन ही लॉक है। अब ये जो है इस एक्सोन को किसने कवर किया, सक्वान सेल ने, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सक्वान सेल को न्यूरोलेमोसाइट भी बोलते हैं। न्यूरोलेमोसाइट, सक्वान सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमोसाइट बोलते हैं। और ये सक्वान सेल में न्यूरोलेमोसाइट होती है जो माइलिन शीथ को बनाती है। ये माइलिन शीथ है अंदर, ठीक है। ये देखो ये माइलिन शीथ है ना, सक्वान सेल माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है। न्यूरोलेमोसाइट जो है वो फास्फोलिपिड रिलीज करती है जिससे माइलिन शीथ बनती है। ये देखो ये नोड ऑफ रेनवियर है, ठीक है। जहाँ पे बेटा आपको माइलिन शीथ दिखेगी ना, ये देखो ये माइलिन शीथ दिखेगी, वहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर होगा। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होगी वहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर एब्सेंट होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो है ये क्या, एक्सोन की एंडिंग, एक्सोन की एंडिंग को बोलते हैं टर्मिनल एर्बोराइजेशन, ठीक है ना। तो एक्सोन की एंडिंग को बोलते हैं टर्मिनल एर्बोराइजेशन। तो जो एक्सोन की एंड होती है ना, वहाँ पे ना बल्लव होते हैं, साइनेप्टिक बल्लव। कौन से बल्लव होते हैं, साइनेप्टिक बल्लव होते हैं, ठीक है ना। इन साइनेप्टिक एक्सोन के एंड के जो बल्लव होते हैं साइनेप्टिक बल्लव होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। गोल्जी कहाँ पे पाई जाती है, साइटोन में पाई जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है, जो एक्सोनल के एंड होते हैं ना, बल्लव्स होते हैं, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल में केमिकल पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो बेटा। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ना, ये देखो ये है आपके सिनेप्टिक बल्लव, इसमें बेसिकल है। बेसिकल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये देखो ये जो है ये आपका सिनेप्टिक बल्लव है, इसमें सिनेप्टिक बेसिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ठीक है ना।
तो ये केमिकल फंक्शन है, ये जो है 2 न्यूरॉन को के बीच का एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ गैप जो है यहाँ पे सिनेप्स होता है, 20 मीटर का गैप होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये कम्युनिकेट करता है 2 न्यूरॉन और 2 न्यूरॉन के बीच में, ठीक है ना, 2 न्यूरॉन के बीच में, इसलिए इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, 2 न्यूरॉन मसल के बीच में। अब न्यूरोट्रांसमीटर ये एड्रेनालिन भी होते हैं, ये एपाइनेफ्राइन भी होते हैं, और ये जो है ये जो है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा केमिकल होता है, एड्रेनालिन, एपाइनेफ्राइन और एसिटाइलकोलाइन। अब यहाँ पे न्यूरॉन के टाइप है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। तो यूनिपोलर में क्या होता है कि देखो बेटा, यूनिपोलर में ना आपको सेल बॉडी और एक एक्सॉन देखने को मिलेगा। बाइपोलर में आपको ना डेंड्राइट भी देखने को मिलेंगे, एक्सॉन भी देखने को। बेटा यूनिपोलर में आपको एक ही पोलरिटी देखने को मिलेगी, एक्सॉन, ठीक है। और बाइपोलर में आपको सेल बॉडी के ऊपर जो है डेंड्राइट देखने को मिलेंगे और एक्सॉन जो है नीचे को देखने को मिलेंगे। मल्टीपोलर में देखो आपको बहुत सारे डेंड्राइट देखने को मिलेंगे, एक्सॉन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मल्टीपोलर बोलते हैं। और स्यूडो यूनिपोलर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको जो है एक्सॉन देखो, ये बेसल, डेंड्राइट और ये सेल बॉडी है ना। तो यहाँ पे देखो ये है स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर देखने में ऐसे लग रहा है कि यूनिपोलर है, बट यूनिपोलर है नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो एक्सॉन है, डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, इस तरह से स्यूडो यूनिपोलर। तो यहाँ पे बेटा देखो यूनिपोलर जो है, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियो होते हैं ना, उनमें यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है ना। और हमारी और बाइपोलर न्यूरॉन, बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, हमारी आई की रेटिना में, हमारी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में, हमारे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में, इंटरनल ईयर में और आई की रेटिना में। और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और स्यूडो यूनिपोलर जो है ये पाया जाता है डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो डोर्सल रूट है वहाँ पे स्यूडो यूनिपोलर पाया जाता है, और हमारी सेल बॉडी के क्लस्टर में भी। अब नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर न्यूरॉन जो वो हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी पोलरिटी देखने को नहीं मिल रही है। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो न्यूरॉन 3 टाइप के हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये जो है इंफॉर्मेशन को, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंसरी न्यूरॉन जो है मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो इनको अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन को ना अब देखो अफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, और ये इफरेंट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक पहुंचाते हैं, यानी कि इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो ये ना जो अफरेंट होते हैं ना वो सेंसरी होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं। और जो इफरेंट होते हैं वो मोटर होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स को देखते हैं, मतलब कि ये ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को दूर करते हैं। और जो इंटर न्यूरॉन होते हैं उसको रिलेइंग भी बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन को रिलेइंग भी बोलते हैं, एडजस्टर भी बोलते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सेंसरी जो रिलेइंग न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है इंटर न्यूरॉन्स जो है ये इफेक्टर ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो याद रखना इंफॉर्मेशन ना अब जो है मोटर न्यूरॉन के द्वारा जब इफेक्टर ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो थ्रू मोटर न्यूरॉन पहुंचती है, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, तो सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचती है, फिर इंटर न्यूरॉन जो है उसको इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंचाते हैं। याद रखना न्यूरोग्लिया सेल जो है वो न्यूरोग्लिया सेल डिवीज़न नहीं करते हैं, ठीक है। अब बेटा ये नर्व सेल होते हैं, ये न्यूरॉन की टेक केयर करते हैं। याद रखना न्यूरोग्लिया सेल नर्व सेल होते हैं, ये न्यूरॉन की टेक केयर करते हैं। ये नॉन एक्साइटेबल सेल होते हैं, ये न्यूरॉन से छोटे होते हैं, ये जो है नर्वस टिश्यू का 50% भाग कवर करते हैं। ये डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ये ना दे कैन डिवाइड, बेटा न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। तो न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता है, ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका वो नहीं होता है ग्लियोमा, तो नर्वस टिश्यू में ट्यूमर हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लियोमा। तो नर्वस टिश्यू में ना न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, तो न्यूरोग्लियल सेल आपको पता है बड़े ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, पेरिफेरल में भी होते हैं।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, माइक्रोग्लियसाइट होते हैं, और ये एपेंडाइमल सेल होते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट और पेंडाइमल सेल, ठीक है ना। तो न्यूरोग्लियल सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इस पार्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल में प्रेजेंट होता है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट और पेंडाइमल सेल। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सक्वान सेल और सैटेलाइट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब बेटा एस्ट्रोसाइट के बारे में समझते हैं। तो ये बेटा बहुत ही लार्जेस्ट और मोस्ट अबंडेंट पार्ट है। ये स्टार शेप का होता है। इसका काम क्या होता है? ये रिपेयर करता है, सपोर्ट करता है और इंसुलेट करता है। रिपेयर करता है न्यूरॉन को, सपोर्ट करता है न्यूरॉन को और इंसुलेट करता है। और ये जो है एस्ट्रोसाइट जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ब्लड ब्रेन बैरियर किससे बनता है? एस्ट्रोसाइट से बनता है, ठीक है ना। ये रिपेयर और सपोर्ट और इंसुलेट करता है न्यूरॉन को। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगो मतलब फ्यू, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो है माइलिन शीथ को बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो क्या करता है? माइलिनेट कर सकता है बहुत सारे न्यूरॉन्स को। एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट इस तरह का होता है, ये बहुत सारे न्यूरॉन को माइलिनेट कर सकता है। अब माइक्रोग्लिया, ठीक है ना। तो माइक्रोग्लिया ये होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, ये फैगोसिटिक सेल होता है। माइक्रोग्लिया जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, मेसोडर्मल होता है और फैगोसिटिक होता है, ठीक है ना। मतलब माइक्रोग्लिया क्या करता है? ये जो भी आप इसको डेड पार्ट दिखे ना सेल में, तो उसको वो इंगल्फ कर जाता है। एपेंडाइमल सेल जो है ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। तो हमारा एस्ट्रोसाइट और एपेंडाइमल सेल जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ताकि जो है न्यूरॉन जो है वो ब्लड के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना जाए, ठीक है। ये देखो बेटा, ये देखो, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। ये देखो, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है एंडोथेलियम, ये ब्लड है इसके अंदर, और ये है ब्रेन का एपेंडाइमल सेल, ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल के अंदर वाली लाइनिंग जो होती है वो एंडोथेलियम होती है। ये आपका ब्रेन का एपेंडाइमल सेल है, ये आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं और ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो है एपेंडाइमल सेल है ना, तो एपेंडाइमल सेल जो है ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखो, सैटेलाइट सेल पाए जाते हैं और स्क्वान सेल पाए जाते हैं। सैटेलाइट सेल बड़े पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, सैटेलाइट और स्क्वान। ये सैटेलाइट जो है फ्लैट सेल है और ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं। और स्क्वान सेल जो है वो न्यूरोलेमोसाइट है और ये जो है माइलिन शीथ बनाते हैं। स्क्वान सेल क्या बनाते हैं? माइलिन शीथ बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। स्क्वान सेल न्यूरोलेमोसाइट है, ये माइलिन शीथ बनाते हैं। स्क्वान माइलिन शीथ बनाते हैं, ये न्यूरोलेमोसाइट है, माइलिन शीथ बनाते हैं। न्यूरोग्लिया का काम क्या है? और बेटा एक स्क्वाना बहुत सारे न्यूरॉन को माइलिनेट करता है। न्यूरोग्लिया का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना न्यूरॉन को, रिपेयर करना न्यूरॉन को। और न्यूरोग्लिया का काम है माइलिन शीथ को जनरेट करना। और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और स्क्वान सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल माइलिन शीथ बनाते हैं। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे। तो बेटा अब हम कॉकरोच वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ हमारा टिश्यू 1 शॉर्ट में कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।